हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा फॉर नौकरी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो रहेंगे पेपर 2 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग साइंस वाले पोर्शन को स्टडी करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसमें आज हम लोग 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ हम साइंस वाले के लिए यानी कि पेपर टू साइंस के लिए ये वीडियो लेक्चर रहने वाला, तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। प्रीवियस ईयर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, किस लेवल पर आपको प्रिपरेशन करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखो, काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये सेशन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं किया तो ज़रूर कनेक्ट कर लेना भाई, वहाँ सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट मिल रही है रेगुलर बेसिस पर। वीडियो को लास्ट तक देखो भाई। अगर आपको यूटेट क्लियर करना है तो इन डेप्थ क्लासेज आने वाली हैं अपकमिंग, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर अप करने वाला हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। जिसमें साइंस रहेगा, एसएसटी रहेगा, सीडीपी दोनों पेपर्स के लिए रहेगी। हिंदी और इंग्लिश के सेशंस को भी हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, और बाकी सीडीपी में हम थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 130 से ये सेशन स्टार्ट होगा। खुली सिगड़ियों और कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए पर्याय पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों कराए जा रहे हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और क्यों आप लोगों के लिए यूज़फुल है। देखो बताता हूँ मैं आपको, यूज़फुल आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे आपके, कि क्या क्या टॉपिक आपको मेनली स्टडी करना चाहिए। सारे टॉपिक्स पर हमें फोकस नहीं करना, जहाँ से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उन्हीं को ही हमें फोकस करना है। और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करा दूंगा आपको 2022, 23, 21 और 20, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो भाई, जो हमारे पास अंगीठी होती है उसमें हमें हवा करने की आवश्यकता क्यों होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण, सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी के कारण, सिगड़ियों पर धुआं और चूरा जमा हो जाने के कारण, या सामग्री से निर्बाध नमी निकलने के कारण। हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में दूसरी साइड लिखा है। जो लोग भी इंग्लिश में है वो लोग यहाँ से इंग्लिश में रेफर कर लेना। आई होप सबको विजिबल होगा। तो राइट आंसर है भाई यहाँ पर देखो 20 का राइट आंसर रहेगा। क्या होता है कि जो अंगीठियाँ होती हैं उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम एयर को डालते हैं या पंखे को डालते हैं, या पंखे से, हाथ के पंखे से उसको हवा करते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। और ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगी, बर्निंग, कंबशन अच्छा होगा। ऑप्शन ए देखोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड की धुएं के साथ परत बनने की प्रवृत्ति के कारण, तो भाई ये भी काफ़ी हद तक सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण हम एयर दे रहे हैं, जिससे कि एयर के साथ में जो ऑक्सीजन है वो कंबशन के काम करे। दूसरा, जो सिगड़ी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमने की वजह से एक परत जम जाती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा परत बन जाएगी तो उसकी वजह से भी उसमें जो आग होती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बात क्लियर होगी। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट। सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लो यानी कि आयरन। तो राइट आंसर क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। जो पोटेशियम होता है ना, वो क्या करता है भाई, जो हृदय की गति होती है उसके लिए बहुत ही, उसकी धड़कन को मेंटेन करने के लिए, हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है पोटेशियम। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी बात की जा रही है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो क्या नहीं होगा, नॉट पूछा गया है यहाँ पर। पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि, या वैश्विक ऊष्मन जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता, एबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट। क्या नहीं होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को एटमॉस्फेयर में हम बढ़ा देंगे, तो क्या नहीं होगा, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट, मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता। भाई ये नहीं होगा। बाकी ऊपर देखो, ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, या दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ेगा। यहाँ पूछा गया था कि क्या नहीं होगा, मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को वृत्तीय गणित पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी, ये आपको बतानी है, या विधा होगी। गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन करना, या फिर चर्चा करना। क्या पढ़ाना चाह रहा है भाई,
कौन सी क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, 6 क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है कि वृत्तीय गति पढ़ाना चाह रहा है, सर्कुलर मोशन पढ़ाना चाह रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि आधारित शिक्षण अगर वो करेगा तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अगर वो करेगा तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा सर्कुलर मोशन को पढ़ाने के लिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर ये रहेगा। अब खाली एग्जाम्पल देके छोड़ दोगे तो वो थ्योरेटिकल हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओगे तो इसमें क्या होगा, आप केंद्र में रहोगे। डेमोन्स्ट्रेशन से भी बच्चा सीखता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप करोगे तो वो एक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी बच्चे की। लर्निंग तो अच्छी होगी लेकिन एक्टिव लर्निंग नहीं होगी। डिस्कशन मेथड से यहाँ बहुत अच्छा एक वो नहीं है, उदाहरण नहीं है ये। डिस्कशन खाली चर्चा करके हमने छोड़ दिया। हम गतिविधि दे रहे हैं बच्चे को, ऐसी गतिविधि दे रहे हैं जिसमें सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो, तो उस गतिविधि के माध्यम से बच्चा सबसे अच्छा सीखेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 134 आता है हमारे सामने। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, आपको ये बताना है। जब सॉल्ट को ऐड करते हैं वाटर में तो कौन सा चेंजेस होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा या फिर हिमांक बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब हम नमक मिला देते हैं, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। किसकी एडिशन से, आपने देखा होगा कि जब घरों में जैसे चने हो गए, उन सब चीज़ों को बॉईल किया जाता है, चने हो गए, छोले हो गए, फूड आइटम्स को जब बॉईल किया जाता है तो उसमें नमक डाला जाता है। तो नमक इसीलिए डाला जाता है जिससे कि जो हीटिंग इफेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और जो हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिक्रीजिंग पॉइंट आप इसमें यहाँ पर कह सकते हैं कि वो डिक्रीज हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जल्दी सब्जी बॉयल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 135, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो समतल दर्पण से बात क्या निकल के आ रही है कि मिरर वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन साइंस में मिरर वाले पोर्शन से रहता है, बाकी आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हो गए। तो वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चल रही हैं कि क्या किस किस बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास में। समतल दर्पण द्वारा कौन सी प्रतिबिंब बनेगी, आभासी दर्पण के पीछे तथा अवर्धित आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो यही राइट आंसर हमें मिल गया। कैसी इमेज बनती है भाई, वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि आभासी इमेज होती है, और बिहाइंड द मिरर दर्पण के पीछे बनेगी, बिल्कुल सही बात है, और बिंब के साइज के बराबर ही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लेन मिरर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, लोहे को, सीमेंट को, उर्वरक को या फिर पेट्रोलियम को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है भाई पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग एंथ्रेक्स का क्या कारण है, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाणु की वजह से ये होता है, एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी होता है उसे सर्वग्राही भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, लैक ऑफ एंटीजन्स की वजह से, उसमें एंटीजन का अभाव है, उसमें एंटीबॉडी का अभाव है, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का अभाव है, या उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जब एंटीबॉडीज की कमी होती है तभी सर्वग्राही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 138। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है। आपको बताना है कौन सी स्पाइसेस जो है रूट्स में पाए जाते हैं, तने में, सॉरी रूट में नहीं, तने में पाए जाते हैं। लौंग, अदरक, जायफल या फिर हल्दी। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो अदरक और हल्दी क्या है, ये तने के रूप में पाए जाते हैं, हमारे स्टेम्स के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा, 2 और 4 देखो आप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा खरीफ फसलें हैं। तो खरीफ फसलें वाले भाई मैंने आपको ये ईवीएस में भी कराया है, ईवीएस में भी प्रीवियस ईयर में यानी कि लास्ट ईयर 2023 के ईवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। खरीफ क्रॉप क्या होती हैं, राबी क्रॉप क्या होती हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अलग अलग तरीके से पूछ लेंगे, क्या तो फसलों के नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सी खरीफ है, या फिर आपसे फसलों के नाम ऊपर दे के यहाँ पर पूछ ली जाएगी कौन सी राबी क्रॉप है, कौन सी खरीफ क्रॉप है। तो ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, बहुत ही साधारण सी चीज़ है ये। निम्न में से कौन सा खरीफ क्रॉप की फसलें हैं, ग्राम यानी कि चना है, मूंग है, मटर है या फिर उड़द है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है क्वेश्चन 140 के लिए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, डी, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 यानी कि मूंग, मटर, उड़द।
तो ये क्या है भाई, खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की इकाई है, आपसे पूछा गया, प्रकाश वर्ष, पारसेक, या फिर नॉटिकल माइल, या फिर नैनोमीटर। तो आपसे पूछा गया लंबाई, लेंथ के लिए कौन सी यूनिट इनमें से है वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या है, देखो लाइट ईयर के लिए भी प्रकाश वर्ष भी दूरी को नापता है, पारसेक भी दूरी को नापता है, नॉटिकल माइल्स भी, नैनोमीटर भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 141 के लिए डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, एक नदी को पार करते समय यात्रियों को एक नाव में खड़े होने की अनुमति नहीं होती है। भाई क्यों नहीं होती है? उसका द्रव्यमान एक बड़ी सतह पर वितरित हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके शरीर के बाहर लगता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उठ जाता है ऊपर, यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पैरों से बाहर हो जाती है। तो सी राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर की तरफ उठने लगती है, इसलिए बोला जाता है कि नाव में जो है खड़े होने की अनुमति नहीं होती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 143, न्यूनतम वायुमंडल प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल, कोक, या फिर गैसोलीन। 143 के लिए इसका आंसर सबसे आसान है, मिनिमम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन किसकी वजह से, कौन सा चीज़ है, पदार्थ है, ईंधन है हमारे पास, फ्यूल है हाइड्रोजन। देखो कैरोसिन ऑयल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। लकड़ी जब जलती है, कोक वही होता है लकड़ी का जो, यानी कि कोयला भी कोक में बोला जाता है, लकड़ी का जो अवशेष बचता है जलने के बाद में उसको भी हम यूज़ करते हैं बर्निंग के लिए। गैसोलीन भी। तो सबसे जो कम प्रदूषण करता है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पानी के दो शुद्धतम रूप कौन से होते हैं? छना हुआ पानी होता है, भारी पानी होता है, वर्षा का जल होता है, या आसुत जल होता है। तो देखो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का जल और आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर दोनों ही शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, और दोनों ही डिस्टिल्ड हैं एक तरीके से, वर्षा का जल भी डिस्टिल्ड माना जाता है और डिस्टिल्ड ऑप्शन आपके पास रख ही दिया है। खाने पकाने के दौरान सर्वाधिक नष्ट होने वाला यौगिक कौन सा है? वसा सबसे जल्दी नष्ट होती है जब खाना पकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर प्रोटीन, या फिर विटामिन्स। तो देखो जो विटामिन्स होते हैं ना, वो जो हीट होती है जब कुक करते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, वैज्ञानिक पद्धति का क्या दृष्टिकोण है? द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मेथड वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिपरक होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, या फिर मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो साइंटिफिक जो मेथड है, अप्रोच होती है, वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक से यहाँ कोई मतलब नहीं है, काल्पनिक तो साइंस में बिल्कुल चलता नहीं, व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव नो, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच इज विज्ञान पढ़ाने की सबसे अपरिहार्य विधि कौन सी है? विच इज द मोस्ट अनअवॉइडेबल मेथड इन टीचिंग साइंस? व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रायोगिक विधि, या फिर प्रदर्शन विधि। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? सबसे अपरिहार्य विधि, अनअवॉइडेबल यानी कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको ज़रूरी पढ़ानी पड़ेगी। तो प्रयोगात्मक यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयोग विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। व्याख्यान विधि आप अवॉइड कर सकते हो, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन विधि आप अवॉइड कर सकते हो, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंटल। प्रदर्शन मतलब देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, मैंने एक ही चीज़ पढ़ दी, प्रायोगिक विधि या फिर प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन में क्या होता है, आप खुद डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं एज ए टीचर, नहीं ये नहीं चलेगा, आपको यह ध्यान देना। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको आप एक्टिविटी मेथड भी कह सकते हैं, है ना, एक्टिविटी दे दी आपने, तो एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? बच्चे करेंगे, यानी कि आप हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं बच्चे को। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 148, खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक कौन से हैं? द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव के बारे में पूछ रहा है। जैसे जो अचार वगैरह आप जब पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसको संरक्षित करने के लिए कौन से प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम जिंकेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडियम बेंजोएट इज़ द राइट आंसर। सोडियम बेंजोएट क्या है भाई? एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, चीज़ों को बचाता है खराब होने से। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 149, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है, चरण नहीं है? पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड? समस्या का परिभाषीकरण करना, समस्या का अनुभव, सूचनाओं का एकत्रीकरण, या
उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये पूछा है कि वैज्ञानिक विधि का कौन सा एक टर्म नहीं है या कौन सी एक पद नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण। देखो समस्या का परिभाषीकरण, ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ना, जब समस्या समाधान विधि आती है विज्ञान में, तो आप किस तरीके से उस समस्या को देखते हो और किस तरीके से उसका हल करते हो। तो जो स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, वही क्या है यहाँ पर वैज्ञानिक विधि का पद कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा एक पद नहीं है, उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें हमें की जाती हैं कि हम इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, सूचना को एकत्रित करते हैं, समस्या को अनुभव करते हैं, परिभाषीकरण करते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, किसके माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन 50 पर, लास्ट रहेगा 150। किस प्रकाशिक परिघटना के कारण सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रिक्ताभ प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? रेडिश प्रतीत होता है। सनराइज और सनसेट की वजह के टाइम पर सूर्य रेडिश क्यों होता है? कौन सा ऐसा ऑप्टिकल फिनोमिना है, कौन सी ऐसी प्रकाशीय परिघटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये प्रकाश का विक्षेपण है, विवर्तन है या फिर ध्रुवण है? तो राइट आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है और ये फिनोमिना सुबह और शाम के समय में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का 2022 के पेपर को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल क्लियर हुआ होगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको साइंस और एसएसटी के लिए जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।